तो देखो लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा अब तक के हम लोग ने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन को क्लासीफाई किया गया एज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब अराइज होता है? जब ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं बट वो मूव होता नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो क्या बोला गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ही ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में बांटे हमने। एक था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कब अराइज होता है? जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट्स में बांटा गया, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हमने देखा कि आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू आर या म्यू के इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को कभी कभार कैपिटल आर से भी मेंशन किया जाता है। तो अगर मैं गलती से कैपिटल एन के जगह कैपिटल आर लिख दूँ, समझ रहे ना, तो वो कुछ और नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन ही है। हो सकता है कि कभी मैं बाय चांस गलती से नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल आर लिख डालूँ, है ना, या आपको कुछ टेस्ट में नॉर्मल रिएक्शन की जगह एन की जगह आर आ जाए, तो आपको मान के चलना है कि वो थोड़ा सा रिप्लेस किया जा सकता है। फिर हम लोग ने साथ ही साथ ये भी देखा था कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन रेडियस। मुझे एक बात बताइए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की होती है? उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ये याद रहेगा। अगर आपको बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बोला जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की होती है? तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कल ही लिखे ना आपने। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। कोएफिशिएंट की बात कर, मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। उससे कम किसकी होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन की। सबसे कम किसकी होती है? रोलिंग फ्रिक्शन की, है ना। लगता आपने पढ़े नहीं घर पे जाके, अगर पढ़े होते तो फटफट आंसर बता दिए होते आपने। तो देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम आई बात समझ में? अगेन मेरा एक सवाल, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? हाँ या ना? से ट्रू और फॉल्स? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। ये स्टेटमेंट लिखाया था मैंने, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। आप कितनी थोड़ा स्लो स्पीड से ले जाओ या फास्ट स्पीड से ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क किससे पड़ता है? फ़र्क पड़ता है नॉर्मल रिएक्शन से। किससे पड़ता है? नॉर्मल रिएक्शन से। इसी तरह स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है? नहीं, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं क्वेश्चन कि भैया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। चलिए लेट्स गो फर्दर। तो हम बात कर रहे थे, आज हमें जो टॉपिक लेना है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, है ना। अलग अलग सिचुएशन आपको दी रहेगी और उसमें आपको रिक्वायर्ड फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो जिसमें पहली कैटेगरी बताई गई है कि मिनिमम पुलिंग फोर्स P एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब भैया कि भाई मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और आप उसको पुल कर रहे हैं। मान लो पुलिंग फोर्स आपने P लगाया है और ये जो पुलिंग फोर्स है, इमेजिन कर लो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल अल्फा करके बना लेता है। तो कम से कम कितना फोर्स लगेगा? कम से कम कितना फोर्स लगेगा उसको आगे सरकाने के लिए? सिर्फ आगे सरकाना है, खींचते हुए लेके नहीं जाना है। अगर सिर्फ आपको आगे सरकाना है तो इसका मतलब
लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मुझे बस आगे सरकाना है, तो उसके लिए कम से कम कितना पुलिंग फोर्स लगेगा वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसके पुलिंग फोर्स के अलावा उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसकी सबकी एक लिस्ट बनाते हैं इसके डायग्राम के अंदर। तो देखो मैं कहूँगा इसका वेट mg है जो नीचे की तरफ है ना, नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो लेफ्ट साइड में लगेगा, है ना। अब ऐसा है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये पुलिंग फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूं। एक आ जाएगा P कॉस अल्फा और इस साइड में आ जाएगा P साइन अल्फा, P कॉस अल्फा और ये आ जाएगा P साइन अल्फा। समझ में आया क्या, है ना। तो मैंने दो कंपोनेंट्स में बांट दिया, P कॉस अल्फा एंड P साइन अल्फा। अब यहां पर हम देख सकते हैं बेटा कि यहां पे P कॉस अल्फा ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। P कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये सिर्फ आगे सरका है ना हल्का सा, तो मैं मान के चल सकता हूं कि आगे का फोर्स थोड़ा बहुत पीछे के फोर्स से बैलेंस है। बोले ठीक है मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ऊपर के सारे फोर्सेस नीचे के सारे फोर्सेस के बराबर होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव हुआ क्या, नीचे मूव हुआ क्या। अरे ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर गया, ये ऑब्जेक्ट ना नीचे गया। अगर तुम कोई और सब्जेक्ट का लिखा तो जूते खाएंगे मेरे हाथ से। ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर गया, ये ऑब्जेक्ट ना नीचे गया, ये अपने वाई एक्सिस को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड है। तो मैं कहूंगा देखो ऊपर टोटल कितने फोर्सेस लगे हैं, तो देखो ऊपर एक P साइन अल्फा है प्लस नॉर्मल रिएक्शन है और नीचे वेट mg है ना। फिर एक काम करो, ये P साइन अल्फा को उधर भेज दो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा mg माइनस P साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस P साइन अल्फा। नाउ फर्दर हम जानते हैं एज वी नो दैट, हमको मालूम है एक बात। बोले क्या बात मालूम है आपको, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। म्यू बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है और काइनेटिक भी हो सकता है, मगर अभी का फिलहाल अपन सिर्फ जनरल बोल रहे हैं कि आपको मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला ऐसा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये मालूम है कि नहीं मालूम है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, बल्कि लिख देता हूं चलो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। हम जानते हैं यार, अभी तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता लगाया, वो क्या होता है P कॉस अल्फा। तो चलो भाई लिख डालो P कॉस अल्फा, और नॉर्मल रिएक्शन का भी मैंने फॉर्मूला पता लगाया, एक पहले म्यू एस लिख देता हूं। हाँ अब बताइए क्या लिखा हुआ मैं, mg माइनस P साइन अल्फा, है ना, mg माइनस P साइन अल्फा। अच्छा ठीक है, ये कहां से टपके, तो बोले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से टपके। अब आगे क्या करना है हमको, तो आगे आपको सबसे पहले क्या करना है, म्यू एस के जगह आपको लिखना है tan थीटा। बोले ये कहां से आया, अरे थीटा क्या है यहां पर, अरे बोलो भाई थीटा क्या है यहां पे। इससे पहली बार सुने कि नहीं सुने ये नाम, कब सुने थे, कल की बात है। बहुत अच्छी बात है यार, आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज है, कल ही सुने थे आपने, है कि नहीं। और साथ ही साथ आपने देखे होंगे कि भैया जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan होता है वो किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। 1 मिनट के लिए लगेगा, बस पीछे झांक लो एक बार, पीछे बोले तो भैया उसमें देख लो जाके कि भैया कि क्या आपने लिखे थे कि नहीं, ऐसा कुछ मिला, मिल गया ना। अब अनस को मिल गया ना, बात खत्म है ना। तो भैया बात ऐसी है, हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, फिर tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बोलो भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है कि नहीं। तो जल्द डालो तो म्यू एस की जगह ये, देयरफॉर P
कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा mg माइनस पी साइन अल्फा, है ना। अब एक काम करो, कॉस थीटा को इधर भेजो और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर p कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, ये साइन थीटा को अंदर घुसा दो तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस p साइन अल्फा और साइन थीटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमें p की वैल्यू निकालना था। एक p इधर पड़ा हुआ है, दूसरा p उधर पड़ा हुआ है, इनको दूर दूर मत रखो, करीब ला लो, उठाओ उसको यहाँ लाओ। p कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस p साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। इसमें से p को कॉमन निकालो, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। अब सवाल ये उठा इसका आगे क्या होगा। अब रिकॉल करो, जाओ पिछले जन्म में, है ना, पिछला जन्म हो गया है ना उसको तकरीबन। जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था पहले ही टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्री लिया था। जब लोग शुरू में आए होंगे आप लोग, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ाया होगा, वैसे मैंने बीच में और पढ़ाया था। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कॉस थीटा का, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। कुछ याद आया? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर हमारा ये रिड्यूस फंक्शन को आप इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं तो आप एक्सपांडेड फंक्शन को इस तरह से कंडेंस भी कर सकते हैं, है ना, इसको आप छोटा ऐसा बना सकते हैं। तो अब इसको गौर से देखो, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ये बिल्कुल इस तरह का पैटर्न है कि नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर p मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। देयरफॉर p mg साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो ये हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा पुलिंग फोर्स की। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग mg को w से इंडिकेट करते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं w साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। आप इसे इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान से दो, कई लोग बोलते हैं कि सर ये थीटा माइनस अल्फा लिखे तो चलता है अगर कॉस है तो, अगर कॉस है तो अल्फा माइनस थीटा को थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, इससे आंसर नहीं बदलेगा। आज बात समझ रहे ना। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको भी कॉस थीटा बोलते हैं आप, और कॉस ऑफ प्लस थीटा को भी कॉस थीटा बोलते हैं आप, है ना। तो अगर मान लो सीक्वेंस चेंज करे आपने तो वो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस अल्फा। तो ऑटोमेटिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो याद रखो मोटा माटी कि भैया आप कॉस के अंदर फंक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको सीक्वेंस को, है ना। अल्फा माइनस थीटा को थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं सिर्फ कॉस के अंदर, साइन के अंदर नहीं। ठीक है, अब खैर ये आ गया समझ में। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले से ये पैटर्न पे फोकस करो। पैटर्न क्या था, क्योंकि आगे जितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं 5 6 7 8 ऐसे और आने वाले हैं, उसमें सब जगह सेम पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न क्या था, आपने क्या करे, सबसे पहले सारे फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस को सारे फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस से इक्वेट किए, सॉरी उल्टा फिर से बोलता हूँ, सारे फोर्सेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सारे फोर्सेस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस से इक्वेट किए, है ना। उसमें आपने किसका फॉर्मूला बनाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इसी तरह से सारे फोर्सेस ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस को इक्वेट किया आपने सारे फोर्सेस अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और उसमें से किसका फॉर्मूला ढूंढ के निकाले, नॉर्मल रिएक्शन का। ये याद रखना, एक्स एक्सिस पे इक्वेट करके क्या निकाले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
एक्स एक्सिस पे इक्वेट करके क्या निकाले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वाई एक्सिस पे इक्वेट करके क्या निकाले, नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ में आया। अब क्या करें फिर बाद में अपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखे, वहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डाले, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डाले। तीसरा स्टेप समझ में आया ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डाले, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डाले। फिर उसके बाद क्या हुआ, वैल्यू डालने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट किए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको उधर ट्रांसफर किए। फिर हम लोग ने क्या करे, सारे p वाले टर्म्स को एक जगह जमा किए, p को कॉमन निकाले। जब p को कॉमन निकाल लिया आपने तो फिर बाद में ये फंक्शन जो ऐसा आया था उसको रिड्यूस किया आपने और उसको इधर भेज दिया आपने, तो फिर आपको आपका आंसर मिल गया था, ठीक है ना। अभी का लिखो, अगला प्रॉब्लम दूंगा, हम उसको फिर से वैसे ही कुछ सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा आपको। इधर का पार्ट हुआ, हो गया। वो दोनों एरो आप साथ में भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पी साइन अल्फा और नॉर्मल रिएक्शन का एक ही एरो में दो ऐसा बनाकर कर सकते हैं आप।
ये ट्राई करो तो फिर, चलो वही पैटर्न से ही ट्राई करो। पहले तो कंपोनेंट्स में बांटो पुशिंग फोर्स को, पुशिंग फोर्स को कंपोनेंट्स में बांटो, डायरेक्शंस देखो सबके, सेम पूरा पैटर्न आएगा, ट्राई करो। ये है फोर्स पी, पुशिंग फोर्स। बाकी तो जनरेट होंगे वहाँ पे। एक वेट आएगा नीचे mg, है ना, वेट mg नीचे आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, और ये पुशिंग फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो फिर ये वाला हो जाएगा P cos अल्फ़ा और ये वाला हो जाएगा P sin अल्फ़ा, है ना। ये पुशिंग फोर्स ऐसा है, दो कंपोनेंट्स में बांटे आपने, क्योंकि अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, P cos अल्फ़ा P sin अल्फ़ा। Therefore, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस के बराबर। ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे, एक ही है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर ऊपर की तरफ, डायरेक्शन देखो ना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन से फोर्सेस है, एक ही है नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ देखो दो दो है, mg प्लस p sin अल्फा। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन को तो डायरेक्ट मिल गया इस बार। फिर उसके बाद राइट साइड में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, P cos अल्फा, लेफ्ट साइड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, P cos अल्फा के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यही करना था ना अपने को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का चाहिए था अपने को। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, μs इंटू एन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, P cos अल्फा इक्वल्स टू μs। नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, mg प्लस P sin अल्फा। क्या हुआ था फिर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला डाले, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला डाले। अब क्या करेंगे, μs की जगह क्या डालेंगे, tan थीटा। tan थीटा म्हणजे काय, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर P cos अल्फा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा mg प्लस P sin अल्फा, है ना। फिर आगे क्या करेंगे, cos थीटा को अंदर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा को अंदर। देखो P cos अल्फा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, mg sin थीटा प्लस P sin अल्फा इंटू sin थीटा। फिर आगे का स्टेप क्या होगा, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, P cos अल्फा cos थीटा माइनस P sin अल्फा sin थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, है ना। समझा ना ये भैया। अब P को कॉमन निकालो,
कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, है ना। फिर इसको उधर भेजो या फिर इसको पहले रिड्यूस कर डालो। अब ये क्या लिखा जा सकता है, हाँ, तो पी कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा लिखा जा सकता है, एम जी साइन थीटा, है ना। फिर इस कॉस अल्फा प्लस थीटा को उधर भेजो, एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, दैट्स द आंसर। ऊपर के सारे फोर्सेस को नीचे के सारे फोर्सेस से इक्वेट कर रहा हूँ। अब ये डायग्राम को देखो, एरो देखो ऊपर की तरफ कौन कौन से हैं, ऊपर जाते हुए। ऊपर जा रहा क्या, ये ऊपर का डायरेक्शन है क्या, मैं क्या बोल रहा, डायरेक्शन देखो ना, ऊपर एरो ऊपर जाता हुआ, कितने एरो ऊपर जाते हुए बताओ ना, दूसरा कौन सा है, कौन कौन सा, पी कॉस अल्फा ऊपर जा रहा क्या, मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। चलो वाई एक्सिस पे बताओ, प्लस वाई एक्सिस की तरफ कौन कौन से एरोज हैं, वाई एक्सिस मालूम है ना, ये क्या हो जा रहा है, प्लस वाई, ये हो जा रहा माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस वाई की तरफ कितने एरोज हैं, हाँ तो एक ही है ना। माइनस वाई की तरफ कितने एरो है, नहीं, गौर से देखो, और पूरा डायग्राम को गौर से देखो, है ना। तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का एरो है, नीचे एम जी और पी साइन अल्फा का एरो है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी प्लस पी साइन अल्फा के बराबर है। अब राइट में देखो कितने हैं, कौन सा, लेफ्ट में देखो कितने हैं, नहीं है एक भी एफ क्या है, ये क्या है, स्मॉल एफ क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पी कॉस अल्फा किसके बराबर हुआ, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया, है ना। वैसा इक्वेट करके कर रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन, हाँ लिखो ना। अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया, वो देखना सामने, वो देख उधर उधर, डन। अब भी क्या, अब भी
हाँ देखो बिल्कुल डन। पैटर्न सेम है ना, पूरा सेम पैटर्न। और देखो जैसे कि आप बॉडी को इस तरह से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रहेगा आपका एक्स एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस, है ना। तो हर चीज़ को फिर रिजॉल्व करो। जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिंग फोर्स P जो है ना पूरी तरह से x पर है ना पूरी तरह से y पर है, तो उसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। इसके अलावा कौन सा फोर्स आएगा, वेट mg, ये नीचे की तरफ आता है। इसके अलावा कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये आएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो कुल मिला के कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, 4, है ना। यहाँ पर भी 4 ही थे, यहाँ पर भी 4 है। एक है पुलिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब चारों फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस है गिनो कि जो पूरी तरह से एक्स एक्सिस पर है या पूरी तरह से वाई एक्सिस पर है। तो मैं देखता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूरी तरह से एक्स एक्सिस पर है और नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरह से वाई एक्सिस पे है, तो उसको बांटने की ज़रूरत नहीं है, उसको कंपोनेंट्स में बांटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर आप देख सकते हैं आपका जो पुलिंग फोर्स है और वेट है वो कंबाइंड एक्सिस पे है, मतलब एक्स और वाई दोनों पर आ रहा हो, तो उसको कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं इसे कंपोनेंट्स में बांटता हूँ तो देखो भैया, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, P cos अल्फा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, P sin अल्फा। फिर ये वेट जो है उसको भी दो कंपोनेंट्स में बांटो। आपको मालूम है कि ये क्या होता है, mg cos, ये वाला एंगल लैम्बडा, और ये वाला कितना होता है, mg sin लैम्बडा, है ना। तो ये देखो यहां पर इस तरह से, ये याद है ना, ये आपको अपन लास्ट टाइम पढ़े थे, इसको बांट सकते हैं इस तरह से। अब सेम पैटर्न, इधर के सारे फोर्सेस के इधर के सारे फोर्सेस से इक्वेट करो, इधर के सारे फोर्सेस को इधर के सारे फोर्सेस से इक्वेट करो। फिर आपको करना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकालना है, फिर F = μs × n में डालना है, और फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। ट्राई करो, चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आप, कोशिश करो। सब लोग ट्राई करेंगे। अपनी लिमिट्स को बढ़ाइए। अहमद बातें नहीं। पूरा बस इतना है, थोड़ा इक्वेशन लंबा चौड़ा आएगा, उसमें दो ऐसे बनेंगे, एक्सपांडेड वर्जन दो बनेंगे ऐसे, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर mg वाले सब एक जगह जमा करना, उसमें p वाले सब एक जगह जमा करना, तुमको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। ट्राई करो।
slow and steady wins the race. ये जमा था, ये इक्वेशन राइट साइड के सारे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स के सारे फोर्सेस नेगेटिव एक्स के सारे फोर्सेस के बराबर P cos अल्फा इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mg साइन लैम्डा। अनस ट्राई भी नहीं किया हूँ तूने? हाँ, अब आगे का इक्वेशन तू बताएगा। चल ट्राई मार, भरोसा रख अपने आप पे। चल, तू अगर नहीं बता रहा तो एमआर बोल रहा भाई बताने वाला हूँ करके, जल्दी पूछ लो सर अनस से, नहीं तो मैं हूँ बताने के लिए। ये चीटिंग निकाला है, नकलची। क्या उझा करा उसके इसमें, खुद से बोल। देखो नहीं उसको बोल रहा रे, ये टेंशन में मैं कहाँ जागा बोले मेरे बाजू तो कोई है भी नहीं। दानियाल, ये ब्लॉक का वाई एक्सिस ये हुआ ना, ब्लॉक का वाई एक्सिस ये है, तो इस वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस हैं? दो, नॉर्मल रिएक्शन और पी साइन अल्फा। तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ब्लॉक के वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा पी साइन अल्फा। और नीचे की तरफ कितने फोर्सेस है? एक ही है, mg cos ऑफ लैम्डा। आया? अब क्या करो, p साइन अल्फा को उधर ट्रांसफर कर दो। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos लैम्डा माइनस p साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब अपने के पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का भी आ गया। यहाँ तक कितने लोग पहुँचे बराबर? चलो गुड वन। बॉयज़ में सिर्फ 2 3, वेरी गुड। अब आगे क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह क्या डालेंगे? P cos अल्फा माइनस mg साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू एस की जगह मैं अभी डायरेक्ट लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या आएगा? तो बोले नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये पूरा लंबा चौड़ा आएगा, mg cos लैम्डा माइनस p साइन अल्फा। सही है, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे। समझ में आया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह इक्वेशन नंबर 1 डाला मैंने, नॉर्मल रिएक्शन की जगह इक्वेशन नंबर 2 डाला मैंने। म्यू एस की जगह आपको मालूम है tan थीटा लिखते अपन, और tan थीटा को बाद में कन्वर्ट करते साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही किया मैंने। फिर आगे क्या किए थे अपन ने? कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई किए थे और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किए थे। फिर से वही खेल खेलो। देयरफॉर P cos अल्फा cos थीटा माइनस mg साइन लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू, फिर ये साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, mg साइन थीटा cos लैम्डा माइनस p साइन थीटा साइन लैम्डा। ओके, फिर आगे करना क्या है? इसके आगे का स्टेप क्या होगा? P वाले सारे एक जगह, mg वाले सारे के सारे एक जगह। तो ठीक है भैया, जाते हैं उसी प्रोसीजर पे।
तो P कॉस अल्फा कॉस थीटा, फिर ये वाले को इधर लेकर आ गया अपन, तो वो हो जाएगा P साइन अल्फा, सॉरी साइन, एक गड़बड़ हुआ कुछ तो भी, साइन अल्फा होना ही है, वही लैम्बडा कर दिया गलती से मैंने वहाँ पे। तो P साइन थीटा साइन अल्फा, और इसी तरह से ये माइनस एम जी को उधर लेके चले गए अपन, तो एम जी साइन थीटा कॉस लैम्बडा, तो ये वाला तो ऐसी जैसी की वैसी है, हाँ बस उसको उधर लेके जाओ तो हो जाएगा प्लस एम जी कॉस थीटा साइन लैम्बडा। इसको पहले लिख दिया बस मैंने, ओके। यहाँ से P को कॉमन निकालो, देयरफॉर P कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, और फिर उसके बाद यहाँ से mg को कॉमन निकालो, तो साइन थीटा कॉस लैम्बडा प्लस कॉस थीटा साइन लैम्बडा। अब देखो ये क्या बन जाता है, कॉस a माइनस बी का जैसा फॉर्मूला हो जा रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, p टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और कोई मुझे बताएगा इसका क्या होगा, ये किसका एक्सपांशन है, साइन ए प्लस बी का, तो फिर ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा, या लैम्बडा प्लस थीटा, जो बोलना है आपको बोलो, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, है ना, ये आ गया हमारा आंसर। या उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। आया, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ तक क्या आ गए थे, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर से वैसा ही कुछ, इस बार पिछली बार ऊपर लेके जाना था, इस बार नीचे लेके आना है। फिर से देखो, ये जो होगा ब्लॉक का एक्स एक्सिस होगा, और ये जो होगा ब्लॉक का वाई एक्सिस होगा। चार फोर्सेस लगते हैं, एक पुलिंग फोर्स, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, चौथा वेट। सबका डायरेक्शन बताओ कहाँ आएगा।
पहले तो वो है आपका पहला चैलेंज है, आपका डायरेक्शन पता प्रॉपर पता करना। वेट तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या, ऊपर की तरफ लगेगा ना, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन आपका इधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर। अब इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन प्योरली एक्स और वाई पे है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स पर है, नॉर्मल रिएक्शन वाई पे, तो उसे कंपोनेंट्स में बांटने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पी को बांटना पड़ेगा। तो अगर मैं पी को कंपोनेंट्स में बांटता हूँ तो देखो ये वाला एक कंपोनेंट आएगा और ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा पी साइन अल्फा। फिर ये वेट को भी दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे आप, ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस लैम्बडा, और ये हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ एरो को पता आने के वास्ते अच्छे से, हालांकि इसके साइन माना चाहिए, ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं लैम्बडा, ये इंक्लिनेशन का एंगल लगता है ना उसमें। तो दो एरोज आ गए यहाँ पे, ये एम जी साइन लैम्बडा का है और ये किसका है, पी कॉस अल्फा का है। चलो करो, अब आगे क्या होगा बताओ। कॉस में सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस। लेट मी चेक, नहीं बेटा थोड़ा अलग है, ट्राई करो। साइन और प्लस नहीं ये तो ट्राई मार रहे तुम माइनस प्लस चेंज करके ऐसा नहीं, सॉल्व करके बताओ। अमजद कुठे गेला बाबा, चलो वैसे भी टाइम हो ही गया अभी थोड़े देर, ये आखिरी प्रॉब्लम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को P cos अल्फा और mg साइन लैम्बडा से इक्वेट किया जा सकता है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू P cos अल्फा प्लस mg साइन लैम्बडा से इक्वेट। तो चलो ये मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से इक्वेट करो भैया, P साइन अल्फा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ लैम्बडा, आया ना। पी साइन अल्फा को उधर भेजो, एम जी कॉस ऑफ लैम्बडा माइनस पी साइन, बेटा पी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। आगे का स्टेप आपको मालूम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे म्यू एस इंटू एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू और म्यू एस की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो हो जा शुरू। इधर का हो गया क्या लिखना?
थर्ड वाला हो गया, सभी का थर्ड वाला लिखना पूरा हो गया। गर्ल्स मिठाई बात बोलेंगे, अरे सर बाकी था। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो उधर आप क्या करेंगे, फिर वहां से मैं आता हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला आएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह डालेंगे आप पी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन लैम्बडा, म्यू एस की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन के जगह एम जी कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा। किसी का हुआ क्या कंप्लीट ये? चलो चेक करो आप लोग का आता है कि फिर। अब कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस एम जी साइन लैम्बडा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एम जी कॉस लैम्बडा साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे आप, इसको उठा के इधर रखेंगे और इसको उठा के इधर रखेंगे, तो पी कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस पी साइन अल्फा कॉस थीटा, फिर ये हो जा रहा एम जी कॉस, नीचे लिखता हूँ रुको, एम जी मैं साइन वाला पहले लिखूँगा, साइन थीटा कॉस लैम्बडा, और यहाँ कॉस वाला पहले लिखूँगा, एम जी कॉस थीटा साइन लैम्बडा। इसका लिखने का मकसद क्या है कि वो साइन ए प्लस बी और माइनस बी का जो एक्सपांशन है वो कैसा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए या प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, इसीलिए थोड़ा साइन को पहले लिखा यहाँ पर और कॉस को बाद में लिखा। अब यहाँ से पी को कॉमन निकालो, तो कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ, या कॉस ऑफ, एक मिनट गड़बड़ हुआ कुछ, पी कॉस अल्फा कॉस थीटा, गड़बड़ कहाँ हुई रे? कहाँ पे? यहाँ पे? फिर ये कहाँ से आया? अच्छा, साइन अल्फा साइन थीटा होना, मैंने यहाँ पर कॉस लिख दिया, यहाँ पे साइन अल्फा साइन थीटा होना, और यहाँ पर भी साइन अल्फा साइन थीटा होना, फिर ये बराबर साइन अल्फा साइन थीटा होता। एम जी साइन थीटा कॉस लैम्बडा माइनस कॉस थीटा साइन लैम्बडा। अब ये क्या हो जाएगा फिर, पी कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस लैम्बडा, है ना, ए माइनस बी। फिर इसको उधर भेजो, P इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। आया ना, समझा कि नहीं समझा अनस? तो भैया ये आ गया आपका पुलिंग फोर्स का वैल्यू, और चाहे तो आप mg की जगह w का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हो गया? ये वाला हो गया होगा उम्मीद करता हूं, बीच वाला। उसका कहां से हुआ, वो पुराना है ना, इसीलिए हटा रहा मैं, नहीं तो उसके आगे तुम यू लिखेंगे फिर वहां से वो लिखेंगे। ठीक है, बाकी का देखेंगे फिर कल।